एक भाषा या पाठ में निहित अर्थ को दूसरी भाषा में भाषांतरित करना ही अनुवाद है। अनु उपसर्ग जोड़कर अनुवाद शब्द बना है जिसका अर्थ है प्राप्त कथन को पुनः कहना। मतलब अनु जो है यहाँ पर अनुवर्तिता के रूप में प्रयोग होता है। तो अनुवाद मतलब क्या है यहाँ पर भाषांतरित करना, मतलब एक भाषा में कही हुई बात को दूसरी भाषा में कहना। तो यहाँ पर अपठित गद्यांश मतलब क्या है, इससे संबंधित प्रश्न कैसे पूछ सकते हैं, ये सभी हम जानेंगे। नमस्कार, मैं हूं हर्षिता, हिंदी लेक्चरर विद्याश्रम पीयू कॉलेज मैसूर। आज के इस ब्रिज कोर्स के क्लास में मैं सभी प्रथम पीयूसी के छात्रों का स्वागत करती हूं। आज के इस क्लास में हम रचना भाग से संबंधित जानकारी जो है प्राप्त करने वाले हैं। मतलब अनुवाद, अपठित गद्यांश और पत्र लेखन से संबंधित संक्षिप्त जानकारी जो है हम प्राप्त करेंगे। देखिए, लास्ट क्लास में हमने जो है यहाँ पर व्याकरण के संबंधित कुछ संक्षिप्त रूप में जानकारी जो है प्राप्त किया था। तो आज रचना भाग से संबंधित जो जानकारी है उसे प्राप्त करेंगे। देखिए, रचना भाग में यहाँ पर आप लोगों को प्रथम पीयूसी में रचना भाग में यहाँ पर जो है 15 अंक के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं। उसमें से पत्र लेखन, फिर अनुवाद, उसके बाद अपठित गद्यांश सभी रहते हैं। तो उन्हीं के बारे में आज हम संक्षिप्त रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए, पहले जो है हम यहाँ पर अनुवाद के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। क्या है अनुवाद? देखिए, अंग्रेजी में अनुवाद को यहाँ पर ट्रांसलेशन जो है कहते हैं। तो ट्रांसलेशन शब्द जो है इसे सुनकर ही आपको पता चल गया होगा कि अनुवाद क्या है। तो उसकी जो परिभाषा है अगर हम देखेंगे, देखिए यहाँ पर एक भाषा या पाठ में निहित अर्थ को दूसरी भाषा में भाषांतरित करना ही अनुवाद है। इसका अर्थ यहाँ पर क्या है, एक भाषा में या फिर कोई एक पाठ में निहित जो अर्थ रहता है, जो सार रहता है, उसे दूसरी भाषा में यहाँ पर भाषांतरित करना है, फिर दूसरी भाषा में कहना ही यहाँ पर क्या है, अनुवाद है। मतलब इसमें सिर्फ जो भाषा जो है वह बदलता है। तो इसीलिए देखिए, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर एक भाषा या पाठ में निहित अर्थ या संदेश को दूसरी भाषा में यथावत व्यक्त करना ही अनुवाद है। एक भाषा में व्यक्त एक पाठ या फिर जो भी संदेश रहता है उसको यहाँ पर सिर्फ उसकी भाषा यहाँ पर बदलती है, मगर वो जो संदेश है, वो जो पाठ है, वो सभी सेम यहाँ पर रहता है। मतलब वो जो अर्थ है उसे यहाँ पर बरकरार रखा जाता है। देखिए, यहाँ पर इसीलिए कहा गया कि संदेश को दूसरी भाषा में यथावत व्यक्त करना। यथावत का अर्थ यहाँ पर क्या है, जैसे कि तैसे, मतलब उसके अर्थ में हो या फिर संदेश में हो या फिर सार में हो, कुछ भी यहाँ पर बदलाव नहीं होता है, सिर्फ यहाँ पर भाषा को जो है बदला जाता है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर एक भाषा में व्यक्त विचारों को दूसरी भाषा में व्यक्त करना ही अनुवाद है। और भी सरलता से अगर कहना है अनुवाद के बारे में, तो एक भाषा में व्यक्त विचार को, कोई एक विचार है तो उस विचार को जो है, जो एक भाषा में रहती है, उसी भाषा को बदलकर दूसरी भाषा में उसी विचार को व्यक्त करना ही यहाँ पर अनुवाद है। तो बहुत ही सरल तरीके से बतानी है। तो एक भाषा में जो पाठ्य सामग्री रहती है या फिर कोई संदेश, कोई विचार जो रहता है, उसकी अर्थ को बरकरार रखते हुए, उसके संदेश को यहाँ पर बरकरार रखते हुए उसी विचार को जो है दूसरी भाषा में व्यक्त करना ही यहाँ पर अनुवाद है। देखिए, यहाँ पर अनुवाद शब्द की जो अर्थ है उसे दिया गया है। देखिए, अनुवाद शब्द की उत्पत्ति दो शब्दों से मिलने से हुई है। ये जो अनुवाद शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बनी। कैसे? देखिए, यहाँ पर अनु प्लस वाद, अनुवाद शब्द जो है वह अनु प्लस वाद, मतलब दो शब्द यहाँ पर मिलकर बना है। तो ये जो वाद शब्द है, ये जो वाद शब्द है वह संस्कृत की वद धातु से बनी है। देखिए, यहाँ पर दिया है वद धातु से, संस्कृत के वद धातु से यहाँ पर दिया गया है। देखिए, यहाँ पर वद का अर्थ यहाँ पर क्या है, संस्कृत में बोलना। वद का अर्थ यहाँ पर क्या है, संस्कृत में बोलना है। वद धातु के लिए यहाँ पर क्या है, वाद शब्द की उत्पत्ति हुई है वद धातु से। तो यहाँ पर वाद मतलब बोलना है। तो अनु का अर्थ यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर अनु उपसर्ग जोड़कर अनुवाद शब्द बना है जिसका अर्थ है प्राप्त कथन को पुनः कहना। मतलब अनु जो है यहाँ पर अनुवर्तिता के रूप में प्रयोग होता है। ये जो अनु शब्द जो है यहाँ पर वह अनुवर्तिता के रूप में प्रयोग होता है। वाद का अर्थ है बोलना या फिर कहना, वही अनु जो है ये अनु उपसर्ग मिला है, तो यहाँ पर इसका अर्थ अनुवर्तिता, मतलब फिर से कहना, मतलब कही हुई बात को फिर से कहना। देखिए, यहाँ पर प्राप्त कथन को पुनः कहना, ये जो प्राप्त कथन को पुनः कहना करके जो दिया गया है, इसका अर्थ कही हुई बात को फिर से कहना। जैसे अभी कुछ समय पहले हम परिभाषा में हमने देखा था, एक भाषा में
बोले हुए विचार या फिर कोई भी संदेश जो है उसे दूसरी भाषा में कहना ही यहाँ पर अनुवाद है। तो यहाँ पर देखिए अंग्रेजी में से ट्रांसलेशन कहा जाता है। अंग्रेजी में क्या कहा जाता है यहाँ पर? ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन शब्द भी यहाँ पर दो शब्दों से मिलने से बनी है, एक तो यहाँ पर ट्रांस और लेशन। देखिए किस तरह अनुवाद दो शब्दों से मिलने से बनी है ना, ऐसे ही ट्रांसलेशन भी यहाँ पर दो शब्दों के मिलने से बना है। मतलब ट्रांस प्लस लेशन, जिसका अर्थ है बात को दोहराना। ट्रांसलेशन का अर्थ यहाँ पर क्या है? बात को दोहराना। अभी हम सिर्फ संक्षिप्त में इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, आगे जब आप प्रथम पीयूसी में आएंगे तो इसके बारे में जो है यहाँ पर पूर्ण रूप से आप जानकारी जो है प्राप्त करने वाले हैं। क्यों मैम अभी आपने अनुवाद के बारे में इतना बताया? क्योंकि आप लोगों को प्रथम पीयूसी में अनुवाद 1 नहीं 2 नहीं पूरे 5 अंक के लिए पूछा जाता है। तो यहाँ पर आसानी से अगर क्या है आपको 5 अंक प्राप्त करनी है तो पहले यहाँ पर अनुवाद करना है। तो अनुवाद क्या है ये तो जानना है ना, इसीलिए देखिए अभी यहाँ पर उदाहरण के लिए मैंने कुछ प्रश्न जो है दिया है। आपको यहाँ पर ऐसे ही पूछेंगे प्रश्न पत्रिका में, हिंदी में अनुवाद कीजिए करके, तब आप क्या करेंगे? पहले तो आपको अनुवाद करने के लिए अनुवाद क्या है ये जानना बहुत ही जरूरी है। तो उसके बारे में हमने जान लिया। तो अनुवाद मतलब क्या है यहाँ पर? भाषांतरित करना, मतलब एक भाषा में कही हुई बात को दूसरी भाषा में कहना। तो आपको ऐसे प्रश्न पूछेंगे, ताजमहल ಒಂದು सुप्रसिद्ध कट्टड़वाಗಿದೆ। ताजमहल इज ए वेरी फेमस मॉन्यूमेंट। ये जो है यहाँ पर आप लोगों के लिए प्रश्न है। आपको सिर्फ ये 2 लाइन जो है कन्नड़ा में भी वाक्य देंगे और अंग्रेजी में भी वाक्य देंगे। आपको क्या करना है यहाँ पर? उसे हिंदी में अनुवाद करना है। तो हिंदी में अगर इस वाक्य का अनुवाद जो है आपने कर दिया तो 1 अंक, एक सही अनुवाद के लिए 1 अंक जो है आप ऐसे प्राप्त कर सकते हो। देखिए यहाँ पर ताजमहल एक सुप्रसिद्ध इमारत है। देखिए ताजमहल सेम यहाँ पर आ गया है और यहाँ पर एक सुप्रसिद्ध, फेमस का अर्थ क्या है? सुप्रसिद्ध है, और मॉन्यूमेंट है फिर कट्टड़ा के लिए इमारत। तो इसीलिए आपको जो है कन्नड़ा के बारे में या फिर अंग्रेजी और हिंदी शब्दों के बारे में जो है ज्ञान रहना बहुत ही जरूरी है। ये जो शब्द भंडार है अंग्रेजी हिंदी का जो है या फिर कन्नड़ा हिंदी का जो है शब्द भंडार जो है आपके, उसके बारे में ज्ञान रहना, नॉलेज रहना बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ पर देखिए और एक बात, यहाँ पर भी सुप्रसिद्ध है, यहाँ पर भी सुप्रसिद्ध। एक बात यहाँ पर क्या है, कुछ ही शब्द, सभी शब्द नहीं, इस गलतफहमी में मत रहिएगा, कुछ ही शब्द जो है यहाँ पर कन्नड़ा और हिंदी में एक जैसे आते हैं। जैसे यहाँ पर सुप्रसिद्ध, सुप्रसिद्ध है ना। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए ताजमहल एक सुप्रसिद्ध इमारत है करके यहाँ पर हमने अनुवाद जो है किया। नेक्स्ट देखिए एकते नम्म शक्ति, यूनिटी इज आवर स्ट्रेंथ। तो इस तरह यहाँ पर प्रश्न पूछेंगे। ये दोनों जो है आप लोगों के लिए प्रश्न हो गया है। सिर्फ यही क्या है यहाँ पर, इतना ही यहाँ पर 2 वाक्यों में, मतलब कन्नड़ा में भी और अंग्रेजी में भी जो है आपको प्रश्न पूछेंगे। तो हिंदी में अनुवाद करना है। देखिए एकता ही हमारी शक्ति है। यहाँ पर ही देखिए एकता, एकता, शक्ति, शक्ति, यहाँ पर तो 2 शब्द सेम हो गया। देखिए एकता ही हमारी शक्ति है। इसीलिए मैं बच्चों को यहाँ पर एक सलाह देना चाहती हूँ। कुछ बच्चे जो है यहाँ पर, सिर्फ ज्यादातर बच्चे जो है अंग्रेजी में वाक्य पढ़कर यहाँ पर हिंदी में अनुवाद करने जाते हैं और उसमें कभी कभार कुछ चूक जो है हो जाती है। अगर आपको शब्द भंडार से आप बहुत ही अच्छे से परिचित हो, आप दोनों भाषाओं को बहुत ही अच्छे से जानते हो तो ठीक है, मगर कहीं कहीं पर आपको यहाँ पर कोई शब्द जो है समझ में नहीं आया, इसे क्या कहते हैं हिंदी में, ऐसे सोच आप में आ गई, तो आप जरूर यहाँ पर कन्नड़ा में भी यहाँ पर एक बार देखिएगा। हमेशा आपको प्रश्न जो है दोनों में पढ़ना बहुत ही जरूरी है, कन्नड़ा में भी और उसके साथ साथ अंग्रेजी में भी, तब जाकर एक अच्छे तरीके से जो है यहाँ पर आप अनुवाद जो है कर सकते हैं। नहीं तो आप हिंदी भाषा से अच्छे से परिचित हो, उसके शब्द भंडार का ज्ञान आप में अच्छा है, तो आप बहुत ही आसानी से यहाँ पर अनुवाद कर सकते हो। देखिए एकता ही हमारी शक्ति है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ಕೃಷಿಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ। मोस्ट ऑफ द इंडियंस डिपेंड अपॉन एग्रीकल्चर। तो ये प्रश्न है, तो इसका जो अनुवाद यहाँ पर कैसे किया, भारत में अधिकांश लोग कृषि पर निर्भर है। देखिए कृषि, कृषि, वही अंग्रेजी में तो यहाँ पर एग्रीकल्चर करके आ गया। तो यहाँ पर आपको पहले कन्नड़ा अंग्रेजी में अच्छे से पढ़ना है, प्रश्न को एक बार नहीं चाहे तो 2 बार, जिस भाषा के बारे में ज्ञान आपको बहुत अच्छे से है उसमें आप 1-2 बार पढ़िए, फिर उसके बाद अनुवाद जो है सोच समझ कर यहाँ पर कीजिएगा।
जहां पर आप बहुत ही आसानी से अंक प्राप्त कर सकते हो, वहीं पर आसानी से अंक गवा भी सकते हो। इसीलिए तो यहाँ पर देखिए भारत में अधिकांश लोग कृषि पर निर्भर है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर भारतವು ಶ್ರೀಮಂತ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ದೇಶವಾಗಿದೆ। इंडिया इज ए रिच कल्चर्ड कंट्री। तो यहाँ पर ये प्रश्न हो गया आप लोगों के लिए। नेक्स्ट देखिए भारत देश सांस्कृतिक रूप से संपन्न है। भारत देश सांस्कृतिक रूप से संपन्न है, फिर भारत देश की संस्कृति जो है वह समृद्ध है। इस तरह यहाँ पर आप लिख सकते हो। तो यहाँ पर अनुवाद के लिए जो है कुछ उदाहरण यहाँ पर मैंने दिया है। तो यहाँ पर ऐसे ही जो है कन्नड़ा और अंग्रेजी में आपको 5 वाक्य पूछेंगे। अगर आपने 5 वाक्यों का सही अनुवाद हिंदी में कर दिया तो यहाँ पर 5 अंक बहुत ही आसानी से आप प्राप्त कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर पत्र लेखन। अभी यहाँ पर अनुवाद 5 अंक के लिए देंगे, तो पत्र लेखन, एक पत्र लिखने पर आप 5 अंक यहाँ पर प्राप्त कर सकते हो। तो इसके लिए आपको पत्र लेखन क्या है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना बहुत ही जरूरी है। तो देखिए यहाँ पर एक चिट्ठी या कागज पर लिखे संदेश को पत्र कहते हैं। लिखित रूप में अपने मन के भावों या विचारों को प्रकट करने का माध्यम पत्र है। देखिए यहाँ पर मनुष्य जो है सामाजिक जीवी है। वो हमेशा जो है अपने रिश्तेदारों से, अपने बंधु मित्रों से, अपने प्रिय जनों के साथ जो है संबंध जो है स्थापित करना चाहता है, या फिर संबंध जो है बरकरार रखना चाहता है। अपनी कुशल क्षेम का जो एक संदेश है उनको भेजना है, फिर उनका जो कुशल क्षेम का संदेश है यहाँ पर प्राप्त करना है। फिर कोई और इमरजेंसी आ गई है तो वो जो विचार है, संदेश जो है उस तक पहुंचाने के लिए। तो अभी आप पूछेंगे मरे मैम इसके लिए लेटर की क्या आवश्यकता है, हम फोन करके बोल सकते हैं ना। हाँ, अभी हम फोन करके बोल सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि अभी भी पत्र की महत्व कम है। देखिए अभी यहाँ पर पत्र की आवश्यकता और महत्व अभी भी है। आप उस जमाने के बारे में सोचिए जब कोई फोन नहीं था, कोई इंटरनेट या फिर कुछ भी नहीं, तब क्या होता। तभी यहाँ पर बहुत ही प्राचीन काल से जो है यहाँ पर पत्र जो है उसका प्रयोग जो है होता हुआ आ रहा है। तो यहाँ पर एक चिट्ठी या फिर कागज पर लिखे संदेश को हम पत्र कह सकते हैं। तो उस पत्र में एक व्यक्ति जो है क्या करता है, अपनी मन की भावनाएं जो रहती है, अपने जो विचार जो है उसमें व्यक्त करता है, उसमें लिखता है। मतलब अपनी मन की बात को मुंह से कहने के बदले में वह क्या करता है, फिर लिखता है। और लिखकर एक चिट्ठी को जो है उसे किसको पहुंचाना है, उसे भेजता है। फिर वह भी व्यक्ति उसे पढ़ता है, फिर वह क्या करता है, उसका उत्तर जो है यहाँ पर दूसरे व्यक्ति को देता है। देखिए पत्र में भी यहाँ पर प्रमुख रूप से 2 ही प्रकार है, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। पत्र में प्रमुख रूप से 2 ही प्रकार है, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। मगर उसका वर्गीकरण 3 रूप में यहाँ पर किया गया है। एक वैयक्तिक या फिर पारिवारिक पत्र, फिर सामाजिक पत्र, और दूसरा है यहाँ पर वाणिज्य या फिर व्यावसायिक पत्र, तीसरा है सरकारी या फिर शासकीय पत्र। तो अभी कुछ समय पहले मैंने आपको बताया कि शायद यहाँ पर जो है वैयक्तिक रूप से यहाँ पर क्या है, जो पत्र है उसका प्रयोग जो है कम हुआ है। मगर वाणिज्य व्यवसाय के क्षेत्र में, मतलब बिजनेस में, और उसके साथ साथ जो है यहाँ पर सरकारी और शासकीय कार्यालयों में सभी जो पत्र है उनका प्रामुख्यता जो है उनकी बहुत ही ज्यादा है अभी भी। तो यहाँ पर देखिए अभी पत्र के बारे में आपने जान लिया। तो यहाँ पर देखिए दूर रहने वाले अपने संबंधियों अथवा मित्रों की कुशलता जानने के लिए तथा अपनी कुशलता का समाचार देने के लिए पत्र एक साधन है। इसके अतिरिक्त अन्य कार्यों के लिए भी व्यवहार में पत्र लिखे जाते हैं। जैसे मैंने कुछ समय पहले आपको कहा कि दूर रहने वाले कोई अपने बंधु मित्र या फिर प्रियजन को जो है अपना एक समाचार जो है उसे देने के लिए पर पत्र एक साधन है। फिर उसके साथ साथ अन्य कार्यों में कार्य पर क्या है, व्यवहार में, वाणिज्य में, और उसके साथ साथ सरकारी कार्यालयों में सभी जो है, मंत्रालयों में सभी जो है यहाँ पर पत्रों का प्रयोग जो है किया जाता है। फिलहाल आप लोगों के लिए पत्र के संबंध में इतनी जानकारी यहाँ पर काफी है। तो पत्र की महत्वता, अब यह पत्र मतलब क्या है ये जान लिया आपने। फिर इसके बाद पत्रों के प्रकार के बारे में संक्षिप्त रूप में आपने जान लिया। तो आइए आपको किस तरह पत्र जो है यहाँ पर पूछा जाएगा। देखिए यहाँ पर एक पत्र है, आपको यहाँ पर 2 तरीके का पत्र यहाँ पर पूछा जाएगा। एक तो जो है यहाँ पर आवेदन पत्र, मतलब आपके जो प्रिंसिपल रहते हैं उनको यहाँ पर 3 दिन की छुट्टी मांगते हुए, 4 दिन की छुट्टी मांगते हुए यहाँ पर पत्र लिखिए, एक आवेदन पत्र या फिर छुट्टी पत्र लिखिए करके पूछेंगे। और एक उसी में ऑप्शन रहता है कि अपने पिताजी को पत्र लिखिए, अपने भाई को पत्र लिखिए, अपने भाई को बधाई देते हुए एक पत्र लिखिए।
या फिर अपने पिताजी से जो है यहाँ पर मनी ऑर्डर करने के लिए 500 रुपए का मनी ऑर्डर करने के लिए एक पत्र लिखे। तो इस तरह से पत्र जो है यहाँ पर आपको लिखने के लिए पूछेंगे। इसके बारे में हम क्या है आगे जो है कक्षाओं में सभी जो है यहाँ पर पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे। फिलहाल यहाँ पर एक उदाहरण जो है मैंने दिया है, देखिए यहाँ पर सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, सर्वोदय विद्यालय दिल्ली। तो यहाँ पर सेवा में करके पहले आपको प्रधानाचार्य जी के लिए, प्रिंसिपल के लिए पूछा है ना, तो उसका यहाँ पर पता जो है, नाम पता सभी लिखना है। फिर उसके बाद विषय बहन की शादी के लिए यहाँ पर क्या है, शादी के कारण छुट्टी के लिए यहाँ पर पत्र लिख रहे हैं। फिर उसके बाद माननीय महोदय, फिर उसके बाद जो है यहाँ पर पत्र का मुख्य कलेवर जो है पर आपको लिखना है कि अभी मेरी बहन, कृपया मेरी बहन की शादी है, तो माननीय प्रधानाचार्य जी या फिर आपसे निवेदन है कि आप मेरे लिए 3 दिन की छुट्टी जो है प्रदान करें। यहाँ पर देखिए यहाँ पर दिनांक भी यहाँ पर लिखना है, देखिए 25 मई से 28 मई तक, मतलब 3 दिन की छुट्टी जो है मुझे चाहिए करके। फिर उसके बाद धन्यवाद, उसके बाद आपका आज्ञाकारी आभार, उसके बाद स्थान और दिनांक। देखिए यहाँ पर पत्र के यहाँ पर 2 पैटर्न है, उसके बारे में हम आगे चलकर जो है यहाँ पर जानेंगे। तो ये जो आवेदन पत्र है, छुट्टी पत्र जो है, इसे भी 2 तरीके से यहाँ पर लिख सकते हैं। फिलहाल तो मैंने एक पैटर्न जो है यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर बताया है। देखिए और एक यहाँ पर जानना जो है बहुत ही जरूरी है कि आपको यहाँ पर आपका आज्ञाकारी छात्र या फिर वही स्त्री होते या फिर गर्ल होते, यहाँ पर क्या है छात्रा करके लिखना है, मगर यहाँ पर नाम नहीं लिखना है। एग्जाम में जब आप लिखेंगे तब ये हमेशा याद रखिएगा, एग्जाम हो या फिर टेस्ट हो, पत्र का जब भी आप प्रयोग करेंगे, चाहे यहाँ पर पिता को लिखने के लिए या फिर किसी को लिखने के लिए भी हो, तो यहाँ पर आपको आबाका करके ही प्रयोग करना है। किस तरह आप अंग्रेजी में XYZ करके प्रयोग करते हैं, वैसे ही यहाँ पर आपको आबाका करके यहाँ पर प्रयोग करना है। वही पिताजी के लिए तो आपकी प्रिय पुत्री या फिर आपका प्रिय पुत्र करके लिखकर आबाका करके लिखना है। उसके पैटर्न के बारे में भी हम आगे जाकर जो है कक्षा में यहाँ पर जानेंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर अपठित गद्यांश। तो यहाँ पर अपठित गद्यांश मतलब क्या है, इससे संबंधित प्रश्न कैसे पूछ सकते हैं, ये सभी हम जानेंगे। देखिए यहाँ पर अ प्लस पठित शब्द का अर्थ है जिसे पहले पढ़ा ना गया हो। अपठित मतलब अ प्लस पठित शब्द से यहाँ पर बनी है। ये जो अपठित करके जो है यहाँ पर शब्द है वह अ प्लस पठित शब्द से बना है। तो इस शब्द का अर्थ है जिसे पहले पढ़ा ना गया हो। जिस गद्यांश को हम पहले कभी हमने नहीं पढ़ा है तो उसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पर अपठित गद्यांश कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर अर्थात वो पाठ या संदर्भ मतलब गद्यांश जो छात्रों की आंखों के सामने पहले ना गुजरा हो, मतलब जो पाठ्य पुस्तक के पाठ के गद्यांश ना हो, उसे अपठित गद्यांश कहते हैं। मतलब पहले कभी भी जो है छात्रों की आंखों से होकर ना गुजरा हो का अर्थ यहाँ पर क्या है, कभी भी उन बच्चों ने जो है यहाँ पर छात्रों ने जो है, छात्र मतलब स्टूडेंट्स, तो छात्रों ने बच्चों ने जो है पर उस गद्यांश को, उस संदर्भ को पहले कभी नहीं पढ़ा है, मतलब वो जो उनकी टेक्स्ट बुक में नहीं है, जो गद्यांश उनके टेक्स्ट बुक में नहीं है, उन्होंने पहले कभी पढ़ा नहीं है, तो ऐसे एक गद्यांश जो है आपको परीक्षा में देंगे। ऐसे क्यों देंगे मैम, जो हमारे सिलेबस में नहीं है, जो हमारे यहाँ पर टेक्स्ट बुक में नहीं है, उसे क्यों देंगे? क्योंकि अपठित गद्यांश देना जो है इसी के लिए देते हैं कि आपकी बुद्धिमत्ता का जो परीक्षा जो है वहां पर होती है, आपकी बुद्धिमत्ता की, आपकी जो बुद्धि शक्ति कितनी है, सोच विचार करने की शक्ति, क्षमता जो है आप में कितनी है, ये जांचने के लिए आपको ये जो अपठित गद्यांश दिया जाता है। तो यहाँ पर एक पैराग्राफ जो है दिया जाता है, एक गद्यांश यहाँ पर आपको दिया जाता है जिससे आप परिचित ना हो, जिसे आपने पहले पढ़ा नहीं होता है, तो वो से गद्यांश यहाँ पर देते हैं। उसके बाद 5 प्रश्न आपको देंगे, तो आपको उन प्रश्नों को पढ़ना है। फिर उसी के बाद जो है यहाँ पर उसी गद्यांश से, उसी पैराग्राफ में जो है पर पैसेज में जो है पर आपको उत्तर लिखकर लिखना है। तो इस तरह से जो है यहाँ पर अपठित गद्यांश आपको दिया जाता है। तो कैसे हम ये प्रश्न लिखेंगे मैम? देखिए यहाँ पर आपको कुछ बातें जो है ध्यान में रखना है। कभी भी आप अपठित गद्यांश आपको अभी परीक्षा में देंगे तो पहले आपको क्या करना है, ये तो आपको पक्का है कि वो तो आपने पहले कहीं नहीं देखा है, पढ़ा नहीं है, तो आपको खुद वहां पर पहले 2 बार या फिर 1 बार जो है अच्छी तरीके से पढ़ना है। तब भी कुछ में समझ में नहीं आया तो और 1 बार पढ़िए, नहीं तो पहले आप क्या कीजिएगा, जो प्रश्न वहां पर नीचे दिए गए होते हैं उसी पैराग्राफ के जो गद्यांश रहता है उसके नीचे ही प्रश्न दिए होंगे, तो पहले उन प्रश्नों को पढ़ लीजिए। जब आप पहले प्रश्न पढ़कर बाद में गद्यांश पढ़ेंगे ना, तो आसानी से आपको जो है यहाँ पर उत्तर मिलते जाएंगे। तो पहले 1 बार प्रश्न पढ़िए, फिर गद्यांश 1 बार पढ़िए, फिर भी समझ में नहीं आया तो फिर और 1 बार प्रश्न पढ़कर गद्यांश पढ़िए,
फिर उसके बाद एक एक प्रश्न का उत्तर यहाँ पर लिखते जाइएगा। तो इसीलिए आपको हिंदी भाषा का ज्ञान जो है बहुत ही अच्छे से होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब आप उसे अच्छे से पढ़ पाएंगे, पढ़ने के बाद उसे आपको क्या करना है, समझना है। पहले पढ़ना है, फिर समझना है, फिर उसके बाद प्रश्नों का उत्तर यहाँ पर आप लिख सकते हो। इसीलिए भाषा का ज्ञान रहना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए अभी कैसे यहाँ पर आपको प्रश्न जो है पूछेंगे वो देखेंगे। देखिए यहाँ पर एक गद्यांश जो है दिया गया है। देखिए, निम्नलिखित अनुच्छेद पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर जो है लिखिए करके। तो यहाँ पर देखिए, ईश्वर ने संसार के सारे रहस्य प्रकृति में छिपाकर रख दिए थे। मनुष्य ने अपने परिश्रम और प्रयत्न से उन रहस्यों पर से पर्दा उठा दिया। यह कहना गलत है कि मनुष्य संसार में अपना भाग्य लेकर आता है। वास्तव में वह अपने भाग्य का स्वयं निर्माता है, जो वह अपने मेहनत से बनता है। प्रकृति मनुष्य के भाग्य से डरकर नहीं, बल्कि इसके परिश्रम से हार मानती है। जो लोग भाग्य पर विश्वास करते हैं वे आलसी है। वास्तव में वीर और परिश्रमी व्यक्ति अपना भाग्य स्वयं बनाता है। तो यहाँ पर पहले हमने क्या कर दिया है, जो पैराग्राफ है उसे पढ़ लिया है। तो अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है, जो प्रश्न है उसे पढ़ना है। देखिए, ईश्वर ने संसार के सारे रहस्य किस में छिपा कर रख दिए थे। तो प्रश्न पढ़ा, ऐसे ही आपको पहले एक बार पूरा प्रश्न जो है यहाँ पर परीक्षा में पढ़ना चाहिए। फिर उसके बाद पहला प्रश्न लीजिए, ईश्वर ने संसार के सारे रहस्य किस में छिपा कर रख दिए थे। तो आपको यहाँ पर देखिए, ईश्वर ने संसार के सारे रहस्य किस में छिपाकर रख दिए थे के लिए उत्तर यहाँ पर दिया गया है। ईश्वर ने संसार के सारे रहस्य प्रकृति में छिपाकर रख दिए थे करके। नेक्स्ट देखिए पर दूसरा प्रश्न, किसने अपने परिश्रम और प्रयत्न से रहस्यों पर से पर्दा उठा दिया है। तो ऐसा यहाँ पर समझ लीजिए प्रश्न है, उत्तर भी यहीं पर है। देखिए, मनुष्य ने अपने परिश्रम और प्रयत्न से रहस्यों पर से पर्दा उठा दिया। तो नेक्स्ट देखिए पर तीसरा प्रश्न, प्रकृति किससे हार मानती है। प्रकृति मनुष्य के परिश्रम से हार मानती है। नेक्स्ट, भाग्य पर विश्वास करने वाला लोग कैसे होते हैं। भाग्य पर विश्वास करने वाले लोग आलसी होते हैं। अपने भाग्य का निर्माता कौन है। वीर और परिश्रमी व्यक्ति जो है अपने भाग्य का निर्माता है। तो यहाँ पर प्रश्न और उत्तर दोनों दिया है, मगर देखिए यहाँ पर आपको किस तरह यहाँ पर प्रश्न पूछेंगे। एक प्रश्न यहाँ पर पूछा है, ईश्वर ने संसार के सारे रहस्य किस में छिपा कर रख दिए थे करके। तो आपको पहले फिर से यहाँ पर गद्यांश पर नजर डालनी है। फिर देखिए यहाँ पर ईश्वर ने संसार के सारे रहस्य प्रकृति पर छिपा कर रख दिए थे। मिल गया आपको पहला प्रश्न का उत्तर। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर दूसरा प्रश्न है, किसने अपने परिश्रम और प्रयत्न से रहस्य पर से पर्दा उठा दिया है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर फिर आगे आपको पढ़ते जाना है। देखिए, मनुष्य ने अपने परिश्रम और प्रयत्न से रहस्य पर से पर्दा उठा दिया है। जब आप पहले प्रश्न पढ़ेंगे, पहले प्रश्न का उत्तर यहाँ पर ढूंढेंगे, उसे लिखेंगे, फिर उसके बाद दूसरे प्रश्न का उत्तर आपको आगे से देखते जाना है। तो बहुत ही जल्दी जो है आपको आगे जो है यहाँ पर दूसरे प्रश्न का भी उत्तर मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर तीसरा प्रश्न, प्रकृति किससे हार मानती है। फिर यहाँ पर गद्यांश में देखना है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर आगे पढ़ते जाना है आपको। दूसरा उत्तर मिल गया, उसके आगे से यहाँ पर पढ़ते जाना है आपको। देखिए, यहाँ कहना गलत है कि मनुष्य संसार में अपना भाग्य लेकर आता है। वास्तव में वह अपने भाग्य का स्वयं निर्माता है। तो अभी और एक वाक्य आपने पढ़ लिया, उसमें आपका जो यहाँ पर उत्तर है नहीं मिला। तो आगे पढ़ते जाइए। वह अपने भाग्य का स्वयं निर्माता है, जो वह अपनी मेहनत से बनाता है। प्रकृति मनुष्य के भाग्य से डरकर नहीं, बल्कि उसके परिश्रम से हार मानती है। तो आगे आपने बहुत कुछ पढ़ा। तो यहाँ पर देखिए आपको उत्तर मिला कि परिश्रम से जो है हार मानती है, उसके भाग्य से नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं ना, लग करके नहीं, उसके भाग्य से नहीं, बल्कि उसके परिश्रम से, वो कितना मेहनत करता है उतना जो है यहाँ पर उससे जो लाभ है वह मिलता है। तो इसीलिए प्रकृति जो है उसके परिश्रम से यहाँ पर हार मानती है। तीसरा यहाँ पर उत्तर भी आपको मिल गया। नेक्स्ट देखिए, भाग्य पर विश्वास करने वाले लोग कैसे होते हैं। अभी आपको देखिए एक उत्तर जो है मिल गया। फिर आगे उससे आगे देखिए, जो लोग भाग्य पर विश्वास करते हैं वे आलसी होते हैं। यहीं पर जो है आपको यहाँ पर आगे का भी उत्तर जो है मिल गया। नेक्स्ट देखिए, इसके आगे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने भाग्य का निर्माता कौन है करके। तो फिर से आपको गद्यांश में नजर डालनी है, वहां पर देखना है, यहाँ से आगे पढ़ते जाना है। वास्तव में वीर और परिश्रमी व्यक्ति अपने भाग्य का निर्माता होते हैं। तो यहाँ पर जो वीर और परिश्रमी व्यक्ति जो है, देखिए ये जो है यहाँ पर आपको पांचवा जो है उत्तर मिल गया, वीर और परिश्रमी व्यक्ति। तो इस तरह से यहाँ पर आपको
अपठित गद्यांश के प्रश्न पढ़ने हैं, फिर उसके बाद पहले प्रश्न पढ़कर, फिर उसके बाद परिच्छेद पढ़कर, फिर उसके बाद जो है एक एक प्रश्न पढ़ना है, पहले वाक्य में देखना है, उत्तर मिल गया तो ठीक है, उत्तर लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जब पढ़ेंगे तो उसके आगे से, जहां पर आपको उत्तर मिले उसके आगे से पढ़ते जाइएगा, फिर वहां पर दूसरा उत्तर मिल जाएगा, फिर उसके बाद आगे ऐसे ही आपको क्या है एक एक करके उत्तर जो है लिखते जाना है। तो यहाँ पर बहुत ही आसानी से आप 5 अंक प्राप्त कर सकते हो, मगर ध्यान रखने की बात यह है कि आप जो है यहाँ पर उसे अच्छे से पढ़कर समझने की क्षमता आप में होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपकी कक्षा में जो भी यहाँ पर अध्यापक होते हैं वो किस तरह यहाँ पर पढ़ते हैं हर एक उच्चारण को, और हर एक अक्षर के बारे में जानकारी रखना, और उसके बाद हर एक शब्दों के बारे में जानकारी रखना, ये शब्द का अर्थ क्या है, वो शब्द का अर्थ क्या है। अगर आपको पता नहीं है तो आपके अध्यापक से पूछिए, उसे जानिए, क्योंकि अगर आप शब्दों के बारे में अच्छे से जो है यहाँ पर जानकारी रखेंगे तो एक तो अनुवाद में भी उसका यहाँ पर प्रयोग हो सकता है, और एक अपठित गद्यांश में भी। अभी समझ लीजिए यहाँ पर आपने कुछ पढ़ा, आपको समझ में नहीं आया तो उन प्रश्नों का उत्तर आप कैसे लिख पाएंगे, है ना। इसीलिए आपको भाषा अच्छे से समझ में आनी चाहिए। कोई भी कुछ भी आपको यहाँ पर डाउट आता है, इसका अर्थ पता नहीं, ये क्या है वो क्या है, तो उसी वक्त आपके अध्यापकों से पूछकर आप उसे जान लीजिएगा। तो यहाँ पर कुछ बच्चे जो है, तो इसमें क्या है, इतना आसान है करके जो सोचते हैं, नहीं, उतना आसान नहीं है। इसके लिए आपको भाषा के संबंध में ज्ञान रहना, भाषा के जो शब्द भंडार है उसके बारे में ज्ञान रहना बहुत ही जरूरी है। तो इस तरह से यहाँ पर आपको जो है प्रश्न करके यहाँ पर प्रश्न लिखेंगे, तो यहाँ पर प्रश्न संख्या डालकर आप परीक्षा में सिर्फ उत्तर भी यहाँ पर आप लिख सकते हो। तो इसीलिए देखिए इस तरह आपको यहाँ पर उत्तर जो है लिखना है। अभी मैंने आपको इससे संबंधित सभी जानकारी जो है दे दिया है। तो अभी हमने आज के सेशन में देखा कि यहाँ पर अनुवाद क्या है, किस तरह से आपको प्रथम पीयूसी की परीक्षा में उसके बारे में प्रश्न पूछ सकते हैं, और उसके बाद अपठित गद्यांश मतलब क्या है, पत्र लेखन क्या है, किस तरह आपको पत्र जो है उससे संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। तो उस सब के बारे में आज हमने जानकारी प्राप्त कर ली है। तो इसके बारे में विस्तार पूर्वक जो है हम आगे जाकर कक्षा में जो है जानने वाले हैं। धन्यवाद।